अब आप मुझे बताओ मैं क्या जवाब दूं। अगर हाँ करता हूं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेकी, अगर ये फारस नहीं है उसके पास, ठीक है सर। और अगर नो करता हूं तो जिनके पास है उनके सामने ज्यादती कर रहा हूँ। समझ आ रही है बेटा? तो अब पेपर से 2 दिन पहले ये पूछना कि सर IFRS लेके जाना चाहिए, तो ये बड़ी अलार्मिंग बात हो जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज के लिए SMS करते रहे, जिस हद तक होता रहा मैं भी रिप्लाई करता था। फिर मैंने एक वॉइस मैसेज भी डाला था ग्रुप पे कि बेटा एक हद तक की रिप्लाई हो सकता है। अभी भी मेरे पास तकरीबन मेरे व्हाट्सएप पे 650 मैसेज अनरीड पड़े रहे। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के होंगे, कुछ मेरे पर्सनल भी होंगे। 650 मैसेज अभी भी अनरीड पड़े रहे। किस हद तक रिप्लाई करूं? लेकिन जब रिप्लाई करने बैठता हूँ, कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। जैसे एक सवाल क्लास में करवा दिया, अच्छे से समझा दिया, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, अब उसकी स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजा सोल्यूशन का, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बता दें। अच्छा बता दिया, समझा दिया, अब उस पर दोबारा से सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा वॉइस मैसेज बना के समझाया, सर अब समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा पॉइंट भी इतना आसान जो मैं ये समझ रहा था कि शायद पूछना ही नहीं चाहिए। इस लेवल पे आने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ लेने के बाद, बहरहाल बेटा इन शॉर्ट, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। नया सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, क्योंकि आप पुराना सब्जेक्ट हमसे पढ़कर, और सबसे बड़ी बात आप पेपर देकर भी आ गए हो, अब मैं पूछ सकता हूँ और अब आप सही जवाब दोगे। हाँ भाई, FAR 1 के बारे में कोई शिकवा तो नहीं हमसे? कोई शिकायत हो तो बता दें। रिजल्ट आपका अपना है, जिम्मेदारी आप ले लें उसकी। फिर पास करके आपकी अपनी मेहनत, अभी बोलता हूँ मेरिट आ गया आपकी अपनी मेहनत, और अल्लाह ना करे किसी का पेपर रुक गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो ये बात भी वो मान ले कि पेपर वाले दिन कोई गलती उससे हो गई जिस वजह से वो पेपर रुकवा के बैठ गया। चल बेटा अब आगे बढ़ना है, नया सब्जेक्ट। जो ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, ये मेरे हिसाब से या तो सेक्शन B1 के बच्चे होंगे, कि लास्ट टाइम सेक्शन B1 वालों ने कॉस्टिंग नहीं उठाया था, या फिर B3 B4 के बच्चे होंगे। B3 B4 मैं कंफर्म कर लूं, B1 वाले कितने हैं? B3 वाले, यस B4 सर। वाले, ठीक है बेटा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो थे तो B2 में शायद कॉस्टिंग ना उठाया हो। ऐसे कौन थे? कोई है ऐसा? नहीं है। सर अच्छा आप लोग हैं बेटा, ठीक है, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जो लास्ट में हमारा दोस्त बैठा हुआ है, आपने कॉस्टिंग पढ़ा था लास्ट टाइम, फिर क्या हुआ? तो अभी क्यों बैठे कॉस्टिंग में? अभी कॉस्टिंग है, FAR 2 1045 पे है ना, अभी कॉस्टिंग है। थोड़ा सा कॉस्टिंग के माहौल से बाहर निकलो, ठीक है, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा आपका। चल बेटा अब एक नया सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। जबरदस्त सब्जेक्ट बेटा, बहुत से बच्चे पढ़कर इंशाल्लाह इस बार पास भी कर लेंगे। ये पहले आपको पता ही है, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कैफ 8 होता था, और नई स्कीम में इसको कैफ 3 और ग्रुप ए में लेकर आ गए। कैफ 8 होने का मतलब ये होता था कि हमें वो बच्चा कॉस्टिंग में मिलता था जो FAR 2 कैफ 7 पढ़कर हमें मिलता था, और वो मेंटली काफी मैच्योर हो चुका होता था। FAR 1 निकाल के बैठा हुआ होता था, FAR 2 पढ़ के बैठा हुआ होता था, तो कॉस्टिंग तक आते आते वो बहुत मेंटली मैच्योर हो चुका होता था, और एज वाइज आपसे 6 महीने ज्यादा ही होता था, तो उन्हें पढ़ाने में कुछ ज्यादा मजा आता था। लेकिन अब ये आई कैप पीछे लेकर आ गया और कैप 3 लेकर आ गया, और आप जैसे बच्चों के हाथ में अब ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट बड़ा प्रैक्टिकल है,
ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप बेटा मैनेजमेंट की अकाउंटिंग सीखने जा रहे हो, और मैनेजमेंट करना दुनिया का मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, चीजों को मैनेज करना। सब्जेक्ट के अंदर 99% काम पेपर का वो हमारा पूछा जाता है, वर्किंग के सवालात। लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं 6 से 8-10 मार्क्स तक की थ्योरी भी पूछी जाती है। इस बार जो थ्योरी पूछी है इन्होंने, रिपीटेड थ्योरी है। 2 थ्योरी के सवाल आए थे पार्ट बन के, इतने आसान थे कि अगर किसी ने पास पेपर देखे हो सही तरह, ये दोनों सवाल पास पेपर में थ्योरी में पहले भी आ चुके हैं। एक सवाल आया था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 2-3 डेफिनेशन बोली, डिफाइन कर दो। और एक इतना आसान सवाल दिया कि जब हम आउटसोर्स डिसीजन लेते हैं, नॉन कैश कंसीडरेशन, स्टडी टेक्स्ट में इसकी बाकायदा एक हेडिंग बनी हुई है, और ये सवाल पास पेपर में 5-6 साल पहले भी आ चुका है। तो थ्योरी तो कोई छोड़ के नहीं आया होगा। कॉस्टिंग के पेपर में जो बच्चे भी आपको सीनियर मिलेंगे इस बार, एक बात पे रोते हुए मिलेंगे। वो बोलेंगे यार टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। 9 सवाल थे, कुछ बहुत आसान थे। अगर बच्चों ने उसमें भी टाइम ज्यादा लगा दिया, फिर तो वाकई में टाइम मैनेज करना मुश्किल हो गया होगा। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी थे जिनमें बल्क ऑफ डेटा था, और उस डेटा को मैनेज करके चलना था। पहली क्लास है बेटा, तो हमें सबसे पहले कॉस्टिंग का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, और ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कौन कौन से टीचर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो जरा पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों का कॉस्टिंग का कोई नया सेक्शन बनाए भी, कोई नया ग्रुप बनाए? कैफ चेक कर लो भाई जरा। कैफ 357 मार्च 23। भाई ये दोस्त जो आप फिजिकल बैठे हैं बता रहे हैं सर हमारा नया सेक्शन कैफ 357 बना हुआ है। मैंने उस पर सिलेबस की ग्रिड जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी भेज दी है। एहतियातन B1, B3, B4 पे भी भेज देता हूँ। चलो बेटा भाईजान, एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपके सामने मौजूद है। सिलेबस को बेटा पढ़ाने में 2 टीचर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। कुछ पोर्शन सर तबानी के पास है और एक मेजर पोर्शन मेरे पास है। आईकैप ने आपके कॉस्टिंग के एरिया को 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला पोर्शन जिसे ये कहते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, और 35 to 45 मार्क्स तक के वेटेज के लिए पूछा जाएगा। सेकंड कॉस्ट फ्लो, इसे ये कहते हैं 20 से 30 मार्क्स तक के लिए पूछेंगे। फिर
कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, जैसे ये 30 से 40 मार्क्स तक के लिए पूछेंगे। अभी इनकी डिटेल समझाने से पहले इन्होंने कुछ ऐसे चैप्टर जो कॉस्टिंग में थे मार्च अटेम्प्ट से सिलेबस से हटा दिए, या तो उनको खत्म कर दिया या फिर उन्हें किसी और सब्जेक्ट में ले गए। थैंक यू सर। जैसे ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आगे मैंने लिख दिया है नाउ इंक्लूडेड इन एमएफए कैप 6। अब बेटा ये कैप 6 में चला गया। देन ओल्ड स्कीम में एक और चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये अब नई स्कीम में कैप 6 में चला गया। फिर ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसको इन्होंने अब नई स्कीम में खत्म कर दिया है। एंड ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था बजटिंग, अब इसको भी ये एमएफए कैप 6 में ले गए। 4 चैप्टर कॉस्टिंग से निकल गए। ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने तौर पे पास पेपर करने बैठोगे, चैप्टर सिलेबस से हट गए लेकिन पास पेपर से उनके सवाल अभी भी हटे नहीं है, तो आप फिर आखिरी दिनों में मैसेज करोगे समाजित हमारे सिलेबस में है या नहीं, तो ये 4 चैप्टर्स अब सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब इन 4 चैप्टर को हटाया तो जहन में क्या आ रहा है, या भी 4 चैप्टर लेकर भी आए होंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक चैप्टर आपके लिए और नया डाला है, बाकी सब उन्होंने पुराना रखा हुआ है। पहला एरिया जिसे कहते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, इसमें आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना है, लेबर कॉस्टिंग पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पढ़ने हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ना है, सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना है। इतने सारे चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो आपके 35 से 45 मार्क्स तक की तैयारी होगी। इसमें आपके पास एक चैप्टर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसके आगे बेटा नाम आप सर तबानी का लिख लो। हो गया। और बाकी जितने चैप्टर हैं पहले पार्ट में वो सब मेरे पास हैं। पहले पार्ट में टोटल आपको 7 चैप्टर नजर आ रहे हैं। 7 में से बेटा एक सर तबानी का हो गया, 6 चैप्टर मेरे पास हैं। अब जरा पहले ये 6 चैप्टर हैं क्या ये समझ लो, और थोड़ी सी इनकी एग्जाम इंपॉर्टेंस समझ लो, और ये भी बताता हूँ इस अटेम्प्ट में कौन कौन से आए। पहला आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जब आप कॉस्टिंग का स्टडी टेक्स्ट खोलोगे, पहले चैप्टर आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पर उन बच्चों को तो एडवांटेज है जो पीआरसी पढ़कर आए, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर वो आपके आईए में पूरा डिटेल में पढ़कर आए। लेकिन वो बच्चे जो मेरे सामने B1 के बैठे हुए, उन्हें हमने FAR 1 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखा दी थी, फीफो मेथड भी सिखाया था, वेटेड एवरेज मेथड भी सिखाया था, परपेचुअल भी सिखाया था, पीरियोडिक भी सिखाया था। वैल्यूएशन का सवाल कॉस्ट एनआरबी कंपेयर करना, ये पेपर में नॉर्मली आता नहीं था। आखिरी बार इसका सवाल आया था 2010 में, लेकिन ऑटम 21 में इसका इन्होंने जबरदस्त सवाल बना के दिया 15 मार्क्स का। ठीक है सर, तो काफी साल के बाद वैल्यूएशन का सवाल आया था। इस अटेम्प्ट में इन्होंने वैल्यूएशन को टच नहीं करा। हमारा काम इसी टॉपिक से शुरू होगा। फिर आ रहा है लेबर कॉस्टिंग। इस अटेम्प्ट में आने वाला जो पेपर था उसका पहला सवाल लेबर कॉस्टिंग का था। लेबर कॉस्टिंग का सवाल 2 अटेम्प्ट से कंसेक्यूटिव आ रहा है और हाईली अचीवेबल आ रहा है। लेबर कॉस्टिंग है क्या बेटा? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जाते हैं, मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेबर से काम करवाया जाता है। जब आप कहते हो ना लेबर से काम करवाया जाता है, कैसे मालूम करोगे जो चीजें आपने प्रोड्यूस करी उसे बनाने में लेबर कितनी लग गई? तो जवाब क्या मिलेगा? सर माजिद, लेबर को जितने पैसे देंगे वही लेबर की कॉस्ट है।
लेकिन ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पहले ये सीखोगे लेबर को पेमेंट करने के नॉर्मल मेथड कौन कौन से होते हैं। जैसे आप दो मेथड सीखोगे। ज्यादातर लेबर आवरली सिस्टम पे काम करती है। ये क्या होता है भाई, जितने घंटे काम करवाओ इतने घंटे के पैसे दे दो। बाज लेबर यूनिट बेस पे काम करती है, जितनी चीजें हमसे बनवाओ इतने पैसे हमें दे दो। फिर आप आगे बढ़ोगे, इसमें सीखोगे बोनस प्लान। लेबर काम करती है, उनमें कुछ लेबर अच्छी काम करती है और कुछ बुरा काम करती है। अच्छे से मुराद कुछ लेबर बड़ी एफिशिएंट होती है, जल्दी जल्दी काम करती है, औरों के मुकाबले में चीजें ज्यादा बना के देते हैं, कम टाइम में बनाकर देते हैं। आप कुछ समझदार हो, अगर आपने ऐसी लेबर को मोटिवेट नहीं करा तो फिर वो लोग एफिशिएंसी दिखाना बंद कर देंगे, और एफिशिएंसी से हमें फायदा होता है। मोटिवेट करने के लिए बोनस देने पड़ते हैं, इंसेंटिव देने पड़ते हैं। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे लेबर के इंसेंटिव प्लान, किस किस तरीके से लेबर को बोनस दिए जाते हैं। फिर किसी भी फैक्ट्री में काम करने का एक नॉर्मल टाइम होता है, मान लो 9 to 5। कभी कभी 5 बजे के बाद भी लेबर को रोकना पड़ जाता है और इसके लिए उनसे ओवर टाइम करवाना पड़ता है। ओवर टाइम लेबर खुशी खुशी नहीं करती। किसी भी लेबर को बोलो 5 बजे के बाद भी रुकना है, यकीनन सब मुंह बनाएंगे। उनको बोलो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ओवर टाइम में पैसे बढ़ा के देंगे, तो फिर लोग शायद खुशी खुशी रुक जाएं। क्या होता है ओवर टाइम, उसकी पेमेंट कितनी बढ़ाकर देनी चाहिए, ये सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। लेबर काम कर रही है, काम करती है, उसकी कोई एंट्री बनती होगी। लेबर को पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे देने की कोई ना कोई एंट्री बनती होगी। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में सीखना है। फिर इस चैप्टर में इन्होंने एक नई चीज डाली है ऑटम 14 से, पहली नहीं थी और पेपर में 3 बार आ चुकी है। जबरदस्त चीज है, उसका नाम है लर्निंग कर्व थ्योरी। नाम सुना है कभी? ठीक है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ोगे बेटा। लर्निंग कर्व थ्योरी हमें ये सिखाती है अगर कोई नया काम लेबर से बार बार करवाया जाए और उस काम में लर्निंग इफेक्ट हो, सीखने की गुंजाइश हो, तो हर अगली बार लेबर जब भी वो काम करेगी टाइम बचेगा। कि मैं वही बात कर रहा हूं, कोई नया टॉपिक मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं और मुझे बार बार पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है और उस काम में सीखने की गुंजाइश है। अब मैं इस तरह बोलूं, या पहली बार पढ़ाया वो टॉपिक 10 घंटे में करवाया, लेकिन पढ़ा पढ़ा के मैंने बहुत सीखा। मैंने कहा अगली बार इससे भी अच्छा पढ़ाऊंगा। मैंने वही काम 9.5 घंटे में करा, मैंने और सीखा। मैंने कहा अगली बार इससे भी अच्छा पढ़ाऊंगा, मैंने वही काम 8.5 घंटे में करके दिखाया। और एक वक्त आएगा मैं क्या बोलूंगा, यार इससे कम टाइम में अब इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जा सकता। घंटे बच रहे, घंटे बचने से क्या बचती है? कॉस्ट बचती है। अगर लेबर लर्निंग पर आ जाए, सीखने पर आ जाए और हमारा टाइम बचना शुरू हो जाए, तो किस तरीके से कॉस्ट सेविंग होगी। इसके लिए कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, वो आपको सिखाने पड़ेंगे। उनसे हमारा टाइम सेव्ड कैलकुलेट हो जाता है और टाइम सेव से लॉग की मदद से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। जैसे ही मैंने बोला लॉग, आपने कहा सर माजिद आप तो कॉस्टिंग पढ़ाने आए थे, ये मैथमेटिक्स बीच में कहां से लेकर आ गए? आज मेरा पहली क्लास है और आखिरी क्लास तक एक जुमला बोलता रहूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, यकीनन अगर आपसे पूछूं कॉस्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, आप सबने बोलना है यस। तो बेटा उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल, लेकिन अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। कॉस्टिंग पास करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। नंबर 1 कॉमन सेंस, जो आप सबके पास है लेकिन कभी कभी वक्त पे काम नहीं करता, ये मसला आ जाता है। और नंबर 2 सिंपल मैथमेटिक्स। आप देखना इस कॉस्टिंग में जगह जगह मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत हाईली मैथमेटिक्स नहीं, कहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन आप बनाओगे एक्स और वाई को मालूम करने के लिए। ठीक है, कभी आप अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहे होगे,
कभी आप रेशियो बना रहोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा जो चीज तंग करेगी ना, ये आपको रेशियो तंग करेगी। इतना घुमा के रेशियो बनवाता है चीजों के कि रेशियो बड़ी मुश्किल से सही बैठते हैं और भी गलत फिगर कैलकुलेट हो जाती है। तो कॉमन सेंस एंड मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो बेटा आपका ये सब्जेक्ट आराम से निकल सकता है। बाकी टॉपिक की अपनी नॉलेज वो आप देखना, वो तो 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस में सिर्फ कॉमन सेंस काम आता है और सवाल के अंदर जो मैथमेटिक्स जरूरी है वो हमें चाहिए। फिर बेटा हमारा एक और चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नाम मैंने लिखवा दिया है, सर तबानी ने पढ़ाना है। फिर भी चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, चैप्टर में पढ़ोगे क्या। ओवरहेड तो आप समझते होंगे। ओवरहेड का मतलब होता है किसी भी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे बेटा इतनी कफ हो रही है, मास्क पहन आपका है, लगा लो तो अच्छा नहीं है, पहला दिन है, ऐसा ना हो कि सभी बीमार पड़ जाए। और बैठे बिल्कुल आगे हो आप, ठीक है। चल बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारी क्लास चल रही है, पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर ये बिल्डिंग रेंट पर है तो हम इस रेंट पे कर रहे हैं, रेंट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर ये बिल्डिंग अपनी है तो वक्त के साथ डेप्रीशिएट हो रही है, डेप्रीसिएशन एक और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब अगर मैं आपसे इस तरह पूछूं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं, बात गलत तो नहीं है। अब इस तरह बोलूं, जरा ये तो बताओ एक बच्चे को पढ़ाने में बिजली कितनी लग गई। अब बेटा ये मालूम करना एक बच्चे को पढ़ाने में बिजली कितनी लग गई, जितनी अक्ल आपके पास है उसकी बेस पर एक जवाब आप भी दे सकते हो। क्या बोलोगे, सर माजिद एग्जैक्ट तो मालूम नहीं हो सकता, एस्टिमेशन करने पड़ेंगे, अंदाजे लगाने पड़ेंगे। घर में खाना पकाने का गैस का बिल आता है, और आपको बोलूं एक वक्त खाना पकाने में गैस कितने की इस्तेमाल हो गई, तो आपने क्या बोलना है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, एस्टिमेशन पे जाना पड़ेगा। ओवरहेड का चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि प्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंट खर्चे हो रहे होते हैं वो एक एक प्रोडक्ट पे कैसे एलोकेट करोगे। फिर एक और मसला भी है, अभी हम रूम S2 में क्लास ले रहे हैं। S2 में 1 2 3 4 एसी चल रहे हैं। इस वक्त क्लास बराबर वाले रूम S4 में भी हो रही है, मैं देखता हुआ हूं, वहां 3 एसी लगे हुए। अब सोच के जवाब देना अकल वाला, 1 घंटे क्लास S4 में कराओ और 1 घंटे क्लास S2 में कराओ, क्या दोनों जगह पे ओवरहेड सेम लगेंगे? आंसर इज नो। एक एक कमरे के ओवरहेड, एक एक डिपार्टमेंट के ओवरहेड, एक एक प्रोडक्ट के ओवरहेड मालूम करने पड़ते हैं। और ये मालूम करने के लिए हम लोग जगह जगह अंदाजे लगाते हैं। कैसे लगते हैं ये अंदाजे, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे, और चैप्टर सर तबानी के पास है। चलो बेटा आगे आ जाओ, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर चैप्टर मैंने ही पढ़ाना है, अच्छा चैप्टर है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है जो ऑर्डर पे काम करते हैं, ठीक है। वो मालूम करना चाहते हैं ऑर्डर पे तैयार होने वाला सामान कितने का था। एग्जांपल बनाते हैं, अभी सुबह का टाइम है, मान लें कोई गाड़ियों का बड़ा वर्कशॉप है जहां पर गाड़ियों का हर किस्म का काम होता है। सुबह सुबह पहली गाड़ी आई, वो साहब कह रहे हैं सर गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस कर दें। हमने कहा गाड़ी छोड़ जाओ, शाम को ले जाना। थोड़ी देर में एक और गाड़ी आई, वो कह रहे हैं सर कल एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का बम्पर टूट गया, नया बम्पर लगा दे मैचिंग पेंट के साथ। हमने कहा गाड़ी को 3 दिन के लिए वर्कशॉप में छोड़ जाओ। कोई और साहब आ गए, सर गाड़ी के इंजन में ये प्रॉब्लम है। हमने चेक करके बताया गाड़ी का पूरा इंजन खुलेगा, इतना खर्चा होगा, गाड़ी 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। गाड़ी वो भी छोड़ गए। मान लो अब आज जितनी गाड़ियों ने आना था आ गई। अब इस वक्त वर्कशॉप में 10 गाड़ियों पे काम हो रहा है और हर गाड़ी पे अलग नौयत का काम हो रहा है। जब ये गाड़ियां तैयार होंगी, क्या वर्कशॉप वाले जानना नहीं चाहते एक गाड़ी को तैयार करने में कितनी कॉस्ट लग गई? हर गाड़ी
उनके लिए एक ऑर्डर है, एक जॉब है, डिफरेंट जॉब्स आई थी और उन जॉब को तैयार करने में कितनी कॉस्ट लग गई, ऑर्डर वाइज कॉस्ट कैसे निकलती है, ये आपको इस चैप्टर में सीखना है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सर, टेलर्स होते हैं, जो नॉर्मल टेलर्स होते हैं उनके पास मशीनें होती हैं, लेबर होती है, लेकिन वो ये नहीं करते पहले से एक गारमेंट तैयार करके रख लें, ड्रेस तैयार कर रहे हैं। नॉर्मल टेलर की बात कर रहा हूं। आप लोग जाते हो, अपनी पसंद का फैब्रिक लेके जाते हो, अपना साइज, पसंद का डिजाइन बताते हो, उसके मुताबिक वो आप जैसा बोलोगे वैसा ड्रेस तैयार करके देंगे। कोई टेलर आज बोले मेरी शॉप में आज दिन भर में 10 ड्रेस तैयार हुए, क्या तैयार होने वाला हर ड्रेस सेम कॉस्ट का बना होगा? आंसर इज नो। वो भी कह दे कोई सिंपल ड्रेस था, 2 घंटे में बन गया, किसी का डिजाइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो 4 घंटे में बना। कोई अभी कह दे सर किसी में सिंपल बटन लगे हुए, किसी में बड़े फैंसी बटन लगे हुए। आपने कहा हमारी इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इससे हमारी कॉस्टिंग को फर्क पड़ रहा है। यकीनन सिंपल बटन सस्ते मिले होंगे और फैंसी बटन महंगे मिले होंगे, कॉस्टिंग में फर्क आ गया। कोई सिंपल ड्रेस है, कोई ऐसा ड्रेस भी है जिसमें बाहर से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवानी पड़ गई। अब बताओ कॉस्टिंग में फर्क आ गया नहीं आ गया? तो बेटा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अगर आप ऑर्डर पे काम करते हो, कस्टमर्स आते हैं, आपको डिफरेंट ऑर्डर देके जाते हैं, आप कैसे मालूम करोगे ऑर्डर पे तैयार होने वाला सामान कितने में तैयार हुआ है? एक एक ऑर्डर, एक एक जॉब की कॉस्ट निकालना सीखोगे। इस बार जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल नहीं आया है, ठीक है सर। फिर सर्विस कॉस्टिंग, सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर, ये 2014 से सिलेबस में शामिल है। आज तक इसमें कभी भी कोई सवाल नहीं आया। इतना आसान चैप्टर है, स्टडी टेक्स्ट में ये टोटल 3 पेज कर दिया हुआ है। इतना अच्छा चैप्टर है, इसे समझाने के लिए स्टडी टेक्स्ट में कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत काम हम कर लेंगे, लेकिन बहरहाल चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर है क्या? इस चैप्टर में आप सीखोगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल टीएसए। क्या टीएसए जो आपको एजुकेशन सर्विसेज देता है जानना नहीं चाहता एक बच्चे को पढ़ाने में कितनी कॉस्ट लग जाती है? चलो कोई एयरलाइन सर्विस है, ठीक है, पैसेंजर उनके जहाजों के जरिए दुनिया भर में सफर कर रहे हैं, वो एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जानना नहीं चाहते एक पैसेंजर को दुबई ले जाने में कितनी कॉस्ट आ जाती है? आप उबर करीम की सर्विसेज लेते हो, या उबर करीम वाले जानना नहीं चाहते एक गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर चलती है कितनी कॉस्ट लग जाती है? ये जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भी अपनी कॉस्ट जानना चाहते हैं, और इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, नाम है उसका सर्विस कॉस्टिंग। आज तक तो पेपर में आया नहीं है, लेकिन सर अब ये नहीं अभी भी नहीं आएगा, जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ होता आज तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन 12 चैप्टर अच्छा है, नॉलेज का चैप्टर है। फिर है बेटा एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इस बार एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का सवाल आया है, ठीक है। चैप्टर क्या है सर? ये इस चैप्टर में आप 2 अप्रोच पढ़ोगे फिक्स कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नाम से समझ में आ रहा होगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, आप काम कम करो ज्यादा करो, वो कॉस्ट लगनी लगनी है और पूरी पूरी लगनी है। फॉर एग्जांपल मान लो फैक्ट्री का रेंट है 5 लाख, काम काम करो ज्यादा करो इवन ना भी करो, 5 लाख का रेंट हर महीने लगना ही लगना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट तो हर हाल में लगनी लगनी है, चाहे मैं प्रोडक्ट कम बनाऊं ज्यादा बनाऊं इवन ना भी बनाऊं, मैं प्रोडक्ट नहीं भी बनाऊंगा फिक्स कॉस्ट तो जब भी लगेगी। वो कहते हैं जब फिक्स कॉस्ट हर हाल में लगनी लगनी है तो मैं उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल क्यों करूं? बोर्ड पे देखो मेरी तरफ। कुछ लोग कहते हैं ये मार्कर मैं बनाऊं या ना बनाऊं, रेंट तो लगना ही लगना है, फिक्स कॉस्ट। तो जब मैं मालूम करूंगा एक मार्कर कितने का बनता है, मैं उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल क्यों करूं?
यानी ये वाला मार्कर बनता जब भी फिक्स कॉस्ट लगती, ये वाला मार्कर नहीं बनता जब भी फिक्स कॉस्ट लगती। तो फिक्स कॉस्ट का इस मार्कर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाज लोग कहते हैं हम तो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। बाज लोग क्या बोलते हैं, तो भाई क्या उल्टी सोच है, फैक्ट्री का रेंट है और फैक्ट्री का रेंट पे किया जाता है इसलिए ताकि आप प्रोडक्शन कर सको, तो प्रोडक्शन करने के लिए रेंट पे कर रहा हो, तो रेंट को प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल करो। उनकी अपनी सोच है। अब यहां से दो सोचें बन गई, दो अप्रोचेस। कुछ लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करो, कुछ कहते हैं शामिल नहीं करो। जो ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करो, वो एक अप्रोच के फॉलोअर हैं। उस अप्रोच का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल नहीं करेंगे, वो एक और अप्रोच के फॉलोअर है, नाम क्या उसका, मार्जिनल कॉस्टिंग। सही है सर, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। FAR 1 सबने पढ़ा हुआ है। अब समझना, आपने कहा सर माजिद इससे तो प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा। जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल करेगा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएगी, हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर विल बी प्रॉफिट। और जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल नहीं करेगा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम आएगी, लोअर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर विल बी प्रॉफिट। याद आ गया? वो सारा खेल इस चैप्टर में दोबारा खेलना पड़ेगा। इस चैप्टर का सवाल ऐसा आता है, आपको डेटा दे देगा, बोलेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, कभी बोलेगा एब्जॉर्प्शन से बनाओ, कभी बोलेगा मार्जिनल से बनाओ, या कभी क्या करता है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दे देगा और बोलेगा अगर मार्जिनल पे काम करते तो मार्जिनल का प्रॉफिट कितना होता। अब यहाँ पे फिर वही FAR 1 की नॉलेज काम आएगी, क़यामत थोड़ी आ जाएगी। जुमला याद आ गया? जो इन्वेंट्री की वैल्यू में फर्क होगा वही प्रॉफिट में फर्क होगा। ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा ये, इस बार पेपर में सवाल आया था इसका। अब बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो न्यूली इंक्लूडेड फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट। ये लास्ट अटेम्प्ट से सिलेबस में शामिल हुआ है। न्यूली इंक्लूडेड फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट मुराद इसी अटेम्प्ट से, ऑटम 22 से। अब आपके जहन में क्या रहा होगा, सर माजिद ऑटम 22 में सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, सिलेबस तो मार्च में चेंज हुआ था, तो आपने इसको अभी क्यों बोला है? अब जरा इस टॉपिक का बैकग्राउंड समझ लेना। मार्च में सिलेबस चेंज हुआ, नई स्कीम आई थी, ये चैप्टर मार्च से सिलेबस में आ गया था, लेकिन आईकेप से एक गलती हो गई स्टडी टेक्स्ट बनाने में। स्टडी टेक्स्ट बनने में इस चैप्टर का मटेरियल प्रिंट होने से रह गया, ठीक है? अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, सिलेबस में तो लिखा हुआ था, बहुत सारे कॉलेज वालों ने अपने तौर पे पढ़ा दिया, अपने हैंडआउट बनवा के अपने सवाल बना के करा दिए। एग्जाम से 1.5 महीने पहले मार्च अटेम्प्ट से आईकेप ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें बोला क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट इस टॉपिक को कवर करने में नाकाम रहा है, तो मार्च की अटेम्प्ट में इस टॉपिक को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मार्च में नहीं पूछेंगे। इस टॉपिक को सितंबर की अटेम्प्ट से सिलेबस में शामिल समझा जाए। बच्चे रिलैक्स हो गए, सितंबर की अटेम्प्ट थी बेटा, छोटा सा चैप्टर है, आराम से 4-5 घंटे में हो जाता है, पेपर में इस बार नहीं आया है, लेकिन ये भी कह रहा हूं आखिरी दफा आ जाएगा, बहुत आसान है, आ जाएगा, बहुत कुछ आप कर सकते हो, इसमें तंग करने वाला काम कुछ भी नहीं। सिर्फ आइडिया बता रहा हूं। ऊपर एक चैप्टर बताया था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अंदाजे लगा लगा के ओवरहेड कॉस्ट में कैसे शामिल करोगे। ये जो ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का चैप्टर जो सरदार तबानी पढ़ाएंगे, ये है ट्रेडिशनल चैप्टर। जब से कॉस्टिंग बनी है ओवरहेड कॉस्ट में शामिल करने के ये तरीके दुनिया में चल रहे हैं, बाद में इसका एडवांस वर्जन सामने आया। ओवरहेड कॉस्ट में शामिल करने का एक तरीका और है, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये उस वक्त फॉलो किया जाता है जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनाओ? मल्टीपल, यानी एक ही फैक्ट्री है,
उसमें एक से ज्यादा किस्म की प्रोडक्ट बनती है, तो ओवरहेड कॉस्ट में शामिल करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। चल बेटा ये 7 चैप्टर पढ़ो, फिर कहीं जाकर कितने मार्क्स की तैयारी है, 35 से लेकर 45 मार्क्स तक की मैक्सिमम तैयारी आपकी हो सकती है। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर एरिया कॉस्ट फ्लो, ये 20 से 30 मार्क्स तक के लिए बेटा। यहाँ पर आपको कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, 5 चैप्टर आपको दिए हुए। अल्लाह का नाम लेके पांचों के आगे नाम मेरा ही लिखो। फिर बोल रहा हूं, नए सेशन का पहला दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपको रोता हुआ नहीं दिख रहा हूं। फिर बोल रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप कितने आसानी के साथ लिख दिया सर एम 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 एम, आपको पता ही नहीं इसमें है क्या, कितना डिटेल में पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है। ये जितनी जगह पे अपना नाम लिखवाता जा रहा हूँ, यकीनन जिम्मेदारी लेता जा रहा हूँ, और जिम्मेदारी लेने के बाद निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। जो B3 B4 के दोस्त बैठे हुए हैं, बात समझ पा रहे होंगे। B1 वालों ने लास्ट टाइम FR1 बड़े रिलैक्स माहौल में पढ़ा था, बड़े रिलैक्स आराम से ज्वाइन किया था, आराम से सेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन B3 फास्ट ट्रैक पे हमें मिला, B4 फास्ट ट्रैक पे मिला, तो कभी हम रात के 9 साढ़े 9 बज जाते थे, और सुबह 8 बजे फिर मिलते थे, 9 बजे फिर मिलते थे, याद होगा आपको। ये बेटा नाम लिखवाना आसान नहीं है, उसको बाद में जिम्मेदारी को निभाना भी होता है। जैसे हमने नाम लिखवाया प्रोसेस कॉस्टिंग, जान को अजाब चैप्टर है। एक बार छिड़ जाएगा ना, आपका अपना इंटरेस्ट इतना डेवलप होगा, आप इस चैप्टर को खत्म होने ही नहीं दोगे। स्टडी टेक्स्ट में 150 से ज्यादा पेज का ये चैप्टर दिया हुआ। मजे की बात दोस्तों से पूछना, पता क्या बोलेंगे, सर माजिद ने पूरे एग्जाम्पल बुक के सॉल्व करवा दी। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। आप करवाने में टाइम भी तो लगा होगा ना यार, मेहनत भी तो लगी होगी। प्रोसेस कॉस्टिंग सिलेबस का जबरदस्त चैप्टर, हर अटेम्प्ट में आता है, इस बार भी आया था। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसका जोड़ीदार है, नीचे लिखा हुआ है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये दोनों बुक में अलग अलग दिए हुए। या तो सवाल आता है सिंपल प्रोसेस का, या सवाल आता है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का। इस बार ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट बनवाई थी इन्होंने। आइडिया दे रहा हूं चैप्टर है क्या। प्रोसेस कॉस्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है जहां पर एक जैसा काम बार बार किया जाए, एक जैसा प्रोसेस बार बार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरीज, भाई जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल लेकर रिफाइंड करके एक खास प्रोसेस से रिफाइंड करती हैं, और रिफाइंड करके जो भी प्रोडक्ट बनती है पेट्रोल या और इस जैसी, वो मार्केट में बेचती हैं। क्या ये जानना नहीं चाहते बनने वाला पेट्रोल कितने का है। जब ये एक जैसा काम बार बार करते हैं ना, तो चैप्टर में 3 वर्ड आएंगे जो आपको तंग करेंगे। पहला वर्ड नॉर्मल लॉस, दूसरा वर्ड एबनॉर्मल लॉस, तीसरा वर्ड एबनॉर्मल गेन। सवाल इनके जरिए बनता है। फिर ये और आगे बढ़ता है, शक्ल बदलेगा चैप्टर, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट क्या है वो समझना। बास प्रोसेस ऐसे होते हैं, उनमें चीज एक बनाने की कोशिश करो, साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा चीजें बन बन के खुद ही निकल आती है। ठीक है, एग्जांपल फिर ऑयल रिफाइनरी। हमने ऑयल रिफाइनरी लगाई, ऑयल लेकर आए, रिफाइंड करा, उसी ऑयल में से पेट्रोल निकल रहा है, उसी ऑयल में से डीजल निकल रहा है, उसी ऑयल में से मान लो पेट्रोलियम जेली निकल रही है। हमने पूछा अपने फैक्ट्री के मैनेजर से, भाईजान तुम्हें ऑयल दिया था रिफाइन करके, सिर्फ पेट्रोल क्यों नहीं बनाते। ठीक है, उसने कहा सर प्रोसेस ही ऐसा है,
कुछ पेट्रोल भी बन के निकलेगा, डीजल भी बन के निकलेगा, केरोसिन ऑयल भी बन के निकलेगा। हमने कहा भाई तुम प्रोसेस ऐसा कर दो सिर्फ पेट्रोल बन के निकले। उसने कहा सर ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, बात को समझना। आपने कहा सर माजिद ऐसा पढ़ाओ सब पास हो जाए, प्लीज समझना बात को। मैंने कहा यार पढ़ाते तो वही वाला है, इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई पास हो जाता है, इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई फेल हो जाता है, और इन्हीं बातों को सुन सुन के कोई मेरिट या गोल्ड मेडल जाता है। क्या उनको लेक्चर अलग से देते हैं? एक ही लेक्चर है, एक ही प्रोसेस है, सबको उसी प्रोसेस से गुजारते हैं। कोई बहुत अच्छा रिफाइंड हो जाता है वो पास कहलाता है, कोई बुरा रिफाइंड हो जाता है वो फेल कहलाता है। इसी तरीके से हम जब ऑयल को एक खास प्रोसेस से गुजारते हैं, कुछ ऑयल अच्छा रिफाइंड हो जाता है, मान लो वो पेट्रोल कहलाता है, कुछ ऑयल का कचरा बच जाता है, मान लो वो पेट्रोलियम जेली कहलाता है। अब कैसे मालूम करोगे? एक ही प्रोसेस में पेट्रोल भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, पेट्रोलियम जेली भी निकल रहा है, और ये कितने में बने? अच्छा होता 5 लाख रुपए लगाए थे, सिर्फ पेट्रोल बनता, पूरे 5 लाख पेट्रोल में डाल देता। इसी 5 लाख में पेट्रोल बना, इसी 5 लाख में पेट्रोलियम जेली बनी, इसी 5 लाख में डीजल बना। अब 5 लाख को एलोकेट कैसे करोगे? जितनी अकल आपके पास है, जवाब भी पता क्या दोगे आप? सर माजिद परफेक्ट काम तो नहीं हो सकता, अंदाजे लगाने पड़ेंगे। अंदाजे लगाने के 3 तरीके आपके सिलेबस में शामिल है, उनमें से कितना आसान है वो पेपर में आता ही नहीं। 2 थोड़े अकल वाले हैं, उनमें से कोई एक पेपर में आता है बेटा। इसके ऊपर एक और चैप्टर लिखा हुआ था, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अच्छा तो चैप्टर है बेटा, छोटा सा चैप्टर है, 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। इस टॉपिक का सवाल आखिरी बार 2012 में आया था, लेकिन जो मॉडल पेपर दिया हुआ है कॉस्टिंग का, उसमें 2012 वाला सवाल सफाई लिमिटेड वो उन्होंने डाला हुआ है। टॉपिक क्या है, आइडिया दे रहा हूं। मान लो हमारी फैक्ट्री वो लगी हुई है इंटीरियर सिंध में, और हेड ऑफिस वो है हमारा शारा फैसल कराची में। हेड ऑफिस कराची में, फैक्ट्री इंटीरियर सिंध में। अब अकाउंटिंग करने के 2 तरीके। पहला तरीका, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट अभी बोल दे मैं यहीं बैठकर ऐसी अकाउंटिंग करूंगा कि हेड ऑफिस हो या फैक्ट्री सबका रिकॉर्ड मैं मेंटेन करूंगा। काम थोड़ा सा आसान नहीं है और उलझ गया। लेकिन अगो अभी बोले ओ भाई मेरे बस का नहीं है, यहां बैठकर मैं अपना हिसाब किताब भी करूं और 24-24 घंटे फैक्ट्री चल रही है उसका हिसाब भी मैं रखूं, फैक्ट्री का अकाउंटेंट अलग रखो। अब हमारे 2 अकाउंटेंट हैं, फैक्ट्री में अलग अकाउंटिंग हो रही है, हेड ऑफिस में अलग अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन कंपनी एक ही है। जब 2 जगह अकाउंटिंग होती है, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, हेड ऑफिस की बुक्स अलग हो और फैक्ट्री की बुक्स अलग हो, उस वक्त अकाउंटिंग कैसे करोगे, उस वक्त एंट्रीज कैसे बनाओगे? इस चैप्टर में आपको ये सीखना है बेटा। फिर है टारगेट कॉस्टिंग, जबरदस्त चैप्टर है बेटा, पेपर में अब तक 2 बार आ चुका है और ऑटम 14 से सिलेबस में शामिल हुआ है, तो ये पेपर में 3 बार आ चुका है। इस बार टारगेट कॉस्टिंग का सवाल नहीं आया है, लेकिन मार्च अटेम्प्ट में सेकंड क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग का था और शॉर्ट क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। 4 मार्क्स की थ्योरी पूछी थी और 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा था। टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई नई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लाई जा रही होती है। जिस वक्त कोई नई प्रोडक्ट बन रही होती है, डिजाइन हो रही होती है, हर कोई कोशिश कर रहा होता है नई प्रोडक्ट पुरानी प्रोडक्ट से बेहतर हो, कॉम्पिटिटर से भी बेहतर हो। लेकिन बेहतर करने में कॉस्ट कभी कभी बहुत ऊपर चली जाती है। एग्जांपल लेते हैं, आईफोन का नया मॉडल कौन सा आया? 14। सबको पता है कितने का है? कोई कह रहा है 5 लाख, कोई 6 लाख, चलो 5 लाख मान लिया 5 लाख। भाई प्रीमियम वर्जन है, जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए बनाया है। मान लो आईफोन का परफेक्ट कॉम्पिटिटर वो है सैमसंग। सैमसंग वाला अभी कह दे हम भी नए मॉडल पे काम कर रहे हैं, अब 14 तो आ गया है, उन्होंने अपने टीम को बोला ऐसा मोबाइल बनाओ जो आईफोन 14 को बीट कर दे।
उससे भी बेहतर हो फीचर वाइज। उनकी टीम ने बोला सर बन तो जाएगा, उससे भी अच्छा मोबाइल लगा देंगे, कैमरा लगा देंगे, उससे भी अच्छा टच पैनल लगा देंगे, उससे भी अच्छा रेंज वाला ब्लूटूथ लगा देंगे और एडिशनल फीचर भी डाल देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा वो क्या? कह रहे सर वो जो मोबाइल बनेगा ना, होगा आईफोन 14 से भी अच्छा, लेकिन 7-8 लाख रुपए का बनेगा। और 7-8 लाख रुपए का बनाने के बाद अगर उसको 9 लाख का बेचने जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। हमने कहा क्या बात बताओ, आईफोन 14 से अच्छा वाला मोबाइल मार्केट रिसर्च करो, लोग कितने में खरीदने पे तैयार हैं। हमने मार्केट रिसर्च करी, पता चला आईफोन से अच्छा वाला मोबाइल अगर सैमसंग बनाए, लोग 6.5 लाख में खरीदने पे तैयार है। फॉर एग्जाम्पल 6.5 लाख में खरीदने पे तैयार है। अब हमने अपनी टीम को बोला भाईजान 6.5 लाख का मोबाइल बेचना है, उसमें 50,000 का हमें प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है? उन्होंने कहा सर नहीं हो पाएगा, मोबाइल बनेगा ही 7 लाख का। मैंने कहा कॉस्ट को कम करो। ये क्यों सोचते हो कि नया मोबाइल 7 लाख का बनेगा? ये क्यों नहीं कोशिश करते नया मोबाइल 6 लाख का क्यों नहीं बनेगा? अल्फाजों का हेर फेर है, लेकिन बड़ा मोटिवेशन है इसमें। यानी आप क्या बोल रहा हूं, सर 7 लाख का बनेगा, 6.5 लाख का कैसे बेचें? और हम क्या बोल रहे हैं, 6.5 लाख का बेचना है, उसमें भी 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो नया मोबाइल कितने का बनना चाहिए? 6 लाख का। जबकि हमने जो इनिशियल डिजाइन बनाया है उसके मुताबिक वो 7 लाख का बनेगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 लाख रुपए का कॉस्ट में गैप आ रहा है। क्या होता है ये कॉस्ट गैप? कैसे कैलकुलेट करोगे और इस डिफरेंस को कैसे खत्म करोगे? ये डिफरेंस खत्म करने के कुछ तरीके होते हैं, वो कॉस्टिंग में आपको सीखने हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब होता है आप कॉस्ट को टारगेट करके चलो। एग्जांपल बदल के करता हूं। मान लो अभी एग्जाम खत्म हुए, आप दोस्तों ने अपने तौर पे कोई पिकनिक अरेंज करी, अब दोस्तों की पिकनिक, ठीक है? अच्छा, अब जो दोस्तों वाली पिकनिक है ना, लिमिटेड बजट होगा। फैमिली वाली पिकनिक होती है तो बजट अब्बू के हाथ में होता है, उधर अनलिमिटेड होता है। अब दोस्तों की पिकनिक, सबने कहा यार अच्छी पिकनिक करवाना, जो भी अरेंज कर रहे थे। आपने कहा अच्छी वाली पिकनिक चाहिए, एक काम करो हर आदमी 5-5 हजार रुपए निकालो। आपने कहा थोड़ा ज्यादा है। आपने कहा देखो भाई एक काम कर लो, हम सब मिल मिला के 50,000 रुपए कर लेते हैं, कोशिश करो अच्छी वाली पिकनिक 50,000 में कर हो जाए। अब आप पिकनिक की कॉस्ट को टारगेट करके चल रहे हो। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी इसी 50,000 में होगी, जो भी नाश्ता खाना होगा इसी 50,000 में होगा, जो भी पिकनिक के लिए सामान परचेस किया जाएगा इसी 50,000 में। आप 50,000 की कॉस्ट को टारगेट करके चल रहे हो। एक पिकनिक ऐसी भी हो सकती है, आप क्या बोलो यार पहले पिकनिक कर लेते हैं, जो भी खर्चा आएगा सब मिलके बांट लेंगे। आप उल्टा चल रहे हो। क्या चल रहे हो? हम कॉस्ट को फ्रीडम नहीं दे रहे। बाद में पता चला पिकनिक 80,000 की हुई, नहीं, आप कॉस्ट को फिक्स करके चल रहे हो। कितनी? 50,000। हमें 50,000 की टारगेट कॉस्ट में पिकनिक कंप्लीट करके दिखानी है। तो नई प्रोडक्ट की कॉस्ट जब टारगेट की जाती है बेटा, तो टॉपिक बनता है टारगेट कॉस्टिंग। और लास्ट आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टडी टेक्स्ट में ये 2 चैप्टर दिए हुए, एक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक का नाम है वेरिएंस एनालिसिस। इस बार पेपर में इसका सवाल भी आया था और तकरीबन हर अटेम्प्ट में ही आता है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में आने वाले सवाल है। सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है। क्या है बेटा? क्या है? कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक। हर कोई चाहता है कॉस्ट उसके कंट्रोल में रहे। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं और फिर कोशिश की जाती है कि हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजों को कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने कहा इस प्रोडक्ट को 2 kg में बनना चाहिए। कोशिश करो जब भी बने 2 kg 2 kg 2 kg में बने। हमने कहा ये प्रोडक्ट लेबर बनाती है और लेबर को 1 यूनिट 3 घंटे में बनाना चाहिए। कोशिश करो जब भी लेबर ये चीज बनाए कितने घंटे में बनाए? 3 घंटे में, 3 घंटे में, 3 घंटे में। अगर 3 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है
तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर 3 घंटे से कम टाइम लग रहा है तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बच जाएगी। तो बेटा पहले इस चैप्टर में सीखोगे स्टैंडर्ड बनाए कैसे जाते हैं, फिर ये सीखोगे उन स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कैसे किया जाता है। जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करोगे डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। फिर उस वेरिएंस को एनालाइज किया जाएगा, वो डिफरेंस आया क्यों है। एग्जांपल लेते हैं, क्लास सुबह 9 बजे थी, मान लो कोई बच्चा आधा घंटा लेट आया, जब उससे पूछेंगे क्यों, वो रीजन तो बताएगा ना। सर आंख देर से खुली, मान लिया। सर गाड़ी खराब हो गई, मान लिया। सर बस नहीं आ रही थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, मान लिया। यानी कोई वेरिएंस आने का कोई रीजन होता है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि डिफरेंस अगली बार नहीं आए। तो बेटा ये पूरा का पूरा एरिया मेरे पास है भाई। अब आ जाइए लास्ट एरिया पे, जो कि है 30 से 40 मार्क्स के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें बेटा 5 एरिया लिखे हुए। जो पहले 2 एरिया हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, इन दोनों के आगे नाम आप मेरा लिखें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, बेसिकली चैप्टर एक ही है, नाम है इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेकिन आपके सिलेबस में ये अलग अलग लिखा हुआ है। इसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और जो आखिरी 3 चैप्टर है बेटा, रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये सर तबानी का चैप्टर है, लास्ट 3 चैप्टर। चलो बेटा अब जरा समझना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस बार जो पेपर आया है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इसी चैप्टर का है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर क्या सिखाएंगे इसमें आप? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेटा हमें ये समझना है, हम जब भी इन्वेंट्री को परचेज करने जाएं, एक ऑर्डर में कितना सामान परचेज करें। क्यों सर मसला इसमें? हाँ, अगर आप बार बार परचेज करोगे तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़वा लोगे, कोई चीज होती है, और अगर ज्यादा परचेज करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचवा लोगे, होल्डिंग कॉस्ट बढ़वा लोगे। होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बचाई जाती है, ये इस चैप्टर में सीखना है। शायद ही कोई ऐसी अटेम्प्ट हो जिसमें इसका सवाल ना आता, शायद। ठीक है, इसका बड़ा सवाल मार्च 18 में आया था, 17 मार्क्स का, और नॉर्मली 10, 12, 15 मार्क्स का सवाल तो इसका आ ही जाता है। फिर बेटा लास्ट एरिया वो आपका सर तबानी का है, जिसमें नाम 3 लिखे हुए, चैप्टर वो 2 हैं। एक है सीवीपी, जिसको ब्रेक इवन भी कहते हैं, और रेलिवेंट कॉस्ट मिला के पढ़ाया जाता है डिसीजन मेकिंग के साथ। अब बेटा ये हमारा चैप्टर है, सिलेबस है, लंबा सिलेबस है, प्रैक्टिस में टाइम लगता है। आईएफआरएस नहीं है, किसी आईएफआरएस की रीडिंग नहीं करनी है। आईएफआरएस के होने से एक हमें एडवांटेज मिलता है, जिस चीज के आईएफआरएस होते हैं ना बेटा, उसके बाउंड्री फिक्स होती है, बस ये करना है। और जिसके आईएफआरएस नहीं होते उसकी बाउंड्री अनलिमिटेड होती है, उसके लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आज आपको ये नहीं बताया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है क्या, मैंने आज ये नहीं बताया। मैंने आज आपको ये भी नहीं बताया कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। मैं डायरेक्ट सिर्फ क्या डिस्कस करता रहा, सिलेबस आपके साथ डिस्कस करता रहा। अब बेटा इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए टाइम चाहिए। पिछला सेशन काफी हेक्टिक वाला था, 2 ईदें बीच में आई, मुहर्रम बीच में आए, रमजान बीच में आए, सब कुछ हुआ, और अल्लाह का शुक्र है फिर भी आपकी मदद से कभी क्लासेस कंबाइन करके, कभी सेपरेट करके, कभी सुबह करके, कभी शाम में करके काम हमारा वक्त पे खत्म हो गया, और आप सबको आराम से मोर देन 3 वीक्स लास्ट
टाइम तैयारी के मिले। अब बेटा इस बार अल्लाह का शुक्र है कोई रमजान बीच में नहीं है, ठीक है। रमजान का महीना बरकतों का है, लेकिन क्या है उसकी वजह से क्लासेस नॉर्मली असर तक खत्म करनी पड़ती हैं, तो क्लासेस शाम भी नहीं जा पाती। इस बार इस सेशन में कोई ईद बीच में नहीं आएगी बेटा, ईद भी मार्च के बाद ही आएगी, ठीक है सर। तो सेशन स्मूथ होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सोच के हम अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगली क्लास से बेटा मैं सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दूंगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर से शुरू करूंगा। ये 2 चैप्टर हैं, एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक ऊपर दिया हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये मुझे दोनों मिला के पढ़ाने हैं। वैल्यूएशन में कुछ कुछ आपको पता है, मैनेजमेंट में कुछ भी आपको नहीं पता। मैं नए चैप्टर से शुरू करूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टडी टेक्स्ट जल्द से जल्द परचेज कर लें, चाहिए बिल्कुल चाहिए। हैंडआउट भी दूंगा, कंबाइंड क्वेश्चन एफएम में दिया करता था, एक ही हैंडआउट में थ्योरी भी लिखी हुई, उसी में कंबाइंड क्वेश्चन है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट पे अल्टीमेटली हमें आना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। सिलेबस सबकी समझ में आ गया है। टाइम टेबल बेटा अभी तो क्योंकि एडमिशन आज शुरू हुए क्लासेस, तो जो भी टाइम टेबल बनते हैं उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कल भी शायद क्लास मेरी होगी इंशाल्लाह। अगर क्लास कल ही होती है तो हम अपने सिलेबस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट से शुरू कर देंगे। क्लियर है सबके बेटा? सर स्टडी टेक्स्ट बनाने वाला भी चल जाएगा ना? जी बेटा हाँ चल जाएगा, मसला नहीं है, बस उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है बेटा, सिलेबस की कॉपी सबको मिल गई थी? चलो बेटा इंशाल्लाह अगली क्लास में सिलेबस को ऑफिशियली शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज।